हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो रिकैप सीरीज में आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट मूविंग चार्जेस का लेक्चर नंबर 4। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लें। A current carrying coil is subjected to uniform magnetic field. The coil will orient so that its plane becomes। तो एक कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो कॉइल उस डायरेक्शन में अपने आप को सेट करेगी जहां पर उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले टॉर्क के बारे में हम समझते हैं। दो केसेस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका कॉइल है और दिस इज योर कॉइल, और ये आपका एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जब 90 डिग्री पर होता है तब टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, MBA साइन 0 डिग्री। तो टॉर्क कितना होगा, 0 डिग्री होगा जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है MB साइन थीटा, ए नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा MBA साइन थीटा। तो यहां पर जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन, हमेशा याद रखिए, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, तो वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाती है। तो यहाँ पर क्लियर है कि ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 0। तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कॉइल हमेशा अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन में साम्य में रखना चाहती है। तो हमेशा वो किस एंगल पे आएगी, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर आएगी। तो ये स्टेबल भी है। अब जैसे दूसरी बात करें, मान लीजिए ये एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के पैरेलल है, तो इस केस में जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम टॉर्क होगा MB साइन 90 M इंटू बी। तो ये कहलाएगी अनस्टेबल। तो कॉइल कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कॉइल को रखा जाता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से अपने आप को हटाते हुए स्टेबल इक्विलिब्रियम में अपने आप को ओरिएंट करती है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब उस पर लगने वाला टॉर्क क्या हो जाता है, 0। और लगने वाला टॉर्क कब 0 होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो कॉइल हमेशा चाहेगी, ऐसे ओरिएंट करेगी अपने आप को कि वो मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर आ जाए, 90 डिग्री पर एंगल पर आ जाए, जिससे कि उस पर लगने वाला जो टॉर्क है वो क्या हो जाए, 0। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को कहेंगे। तो कॉइल हमेशा 45 डिग्री आंसर नहीं हो सकता, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता, इंक्लाइंड एट एनी ये भी नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है कॉइल की। तो कॉइल हमेशा अपने आप को, जब उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो अपने आप को ऐसा ओरिएंट करती है, ऐसे एडजस्ट करती है कि उस पर लगने वाला टॉर्क क्या हो जाए, 0। और वो तभी पॉसिबल होता है जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है इस बात पर। हमेशा याद रखो, ये जो थीटा है ये एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो 0 टॉर्क कब होता है, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे होती है, 90 डिग्री, और वही उसकी कहलाती है स्टेबल पोजीशन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो अच्छा सवाल था, उसको ध्यान रखें। अब देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लें। Two equal electric currents flowing perpendicular to each other as shown in the figure। तो देखिए, ये इक्वल करंट है, perpendicular to each other as shown in the figure। AB and CD are perpendicular to each other। AB and CD are perpendicular to each other, ठीक है, and symmetrically placed with respect to the current flow। When do we expect the resultant magnetic field to be 0? हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ 0 होगी, पहला आंसर AB पर, दूसरा आंसर CD पर,
तीसरा आंसर ऑन बोथ ए बी एंड सी डी, चौथा ऑन बोथ ओ डी एंड बी ओ, ओ डी एंड बी ओ। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो दो कॉइल्स में फ्लो हो रही है। एक आपका ए बी कॉइल में फ्लो हो रही है, इस कॉइल में फ्लो हो रही है, ये करंट कैरिंग वायर हो गया, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है आई, और दूसरा करंट कैरिंग वायर हो गया, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है आई। अब देखिए हमें एक ऐसे पॉइंट की तलाश करनी है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। तो सबसे पहले हम इस लाइन को कंसिडर करते हैं। कौन सी लाइन को कंसिडर करते हैं? देखिए ये वाली लाइन, इसके इतने हिस्से पे राइट हैंड पाम रूल लगाइए। तो इस आई करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? यहाँ पर डॉट, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? क्रॉस। तो इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी एओ के किसी पॉइंट पर। अब कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है वो ऐसे फ्लो हो रही है, ये देखिए, ये क्या सी पर होगा ऐसा? तो सी पर, सी ओ पर अगर हम कोई पॉइंट लें और इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो यहाँ क्या होगी? डॉट होगी, और यहाँ पे भी डॉट होगी। तो ये तो हो गया, सी ओ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। अब ओ बी पर एक पॉइंट लिखते हैं, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? राइट हैंड पाम रूल लगाइए, क्रॉस, और इसके कारण कैसी होगी? डॉट। तो ये भी सही है। तो इस पूरे वायर ए बी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? पूरे वायर मैग्नेटिक ए बी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो हो सकती है। अब ओडी पे भी कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए ओडी पर ये पॉइंट हमने ले लिया, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस और इसके कारण क्रॉस। तो ना ओडी पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, ना ओसी पे जीरो होगी। मैग्नेटिक फील्ड के जीरो होने के चांसेस बनते हैं एओ पर और ओबी पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑन ए बी। और कुछ लोगों को इसमें बड़ी दिक्कत गई होगी, तो एक बार फिर से उनको मैं क्लियर कर दूं। तो ये देखिए आपका एक करंट कैरिंग वायर ले लिया हमने, और दूसरा करंट कैरिंग वायर हमने ले लिया ये, ठीक है। अब देखिए इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है? इस डायरेक्शन में आई। इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है? इस डायरेक्शन में आई। तो ये ए बी वाला जो पोर्शन है, अब आप देखिए इस ए बी पोर्शन को आप ध्यान से देखिए। इस ए बी पोर्शन पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, और मान लीजिए हम ये पॉइंट लेते हैं, तो हम चेक करेंगे इस पॉइंट पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? डॉट। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? क्रॉस। तो इस पूरी लाइन पर हम कह सकते हैं कि इस पूरी लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है, तो इसका आंसर क्या है? ए बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो थोड़ा हम उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और ये आपने देखा होगा बड़ा कॉमन है। और फिर हमने ये आपका एक बना लिया वायर, एक ये वायर बना लिया, और मान लीजिए इस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I1, और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? I2, और एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? x हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया? y हो गया। ये डिस्टेंस भी क्या हो गया? y हो गया। तो P पर I1 की फील्ड क्या होगी? डॉट, और वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन कितने डिस्टेंस पर? y डिस्टेंस पे थे y। और इस पॉइंट पर I2 की फील्ड क्या होगी? क्रॉस। तो एक एडिशनल नॉलेज है जो मैं आपको देना चाहता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन y। और अगर P पर एट P हम ये कहें एट P नेट फील्ड क्या है? नेट फील्ड क्या है? जीरो है। तो इसका ये मतलब होता है कि B1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? B2 होना चाहिए। B1 को हमने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बाय y, और यहाँ जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? देखिए
I2 से कितने डिस्टेंस पे, और यहाँ पे ये मैंने y लिखा है, एक्चुअली ये y नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। दिस इज x, दिस इज y, दिस विल बी y। तो I2 की फील्ड इस पॉइंट P पर कितनी होगी, क्रॉस होगी, और डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। इसकी फील्ड क्या होगी, डॉट होगी, तभी वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मैं ये एडिशनल नॉलेज आपको क्यों दे रहा हूं, 2 से 2 कैंसिल, तो हमेशा याद रखिए। और I2 की फील्ड होगी यहां पर कितनी, x होगी। यस, तो हमने इसको सुधार लिया। अब देखिए कंडीशन क्या बनी, I1y इक्वल टू I2 अपॉन x। तो x I1 इक्वल टू y I2, तो इसको याद रखिए। तो ये जो लाइन होती है, इस लाइन पे बहुत सारे ऐसा कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशनशिप क्या होगी। और आपसे ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बताओ भाई एक्स बाय वाई क्या होगा, I2 बाय I1। एक्स बाय वाई क्या होगा, I2 बाय I1। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डॉट, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्रॉस। तो वो बिल्कुल ऐसा पॉइंट आपको इसी जगह मिलेगा, इसी लाइन पर मिलेगा जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं ये अगले सवाल की तरफ, इसको आप नोट करिए। और सवाल पढ़ते हैं, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो ये देखिए पी क्यू एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर। एज शोन एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 105 मीटर पर सेकंड। एक्चुअली ये इसको सुधारना पड़ेगा आपको, इट शुड बी 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड, इसको सुधार लीजिए। पैरेलल टू द कंडक्टर, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस कंडक्टर के पैरेलल मूव कर रहा है। The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at an instant. Calculate the magnitude of the force experienced by electron at that instant. तो चलिए करते हैं। अब देखिए सबसे पहले राइट हैंड पाम रूल लगाइए, 5 एम्पियर, और ये आपका हो गया यहां पर, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन पर इस करंट के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, उसको निकालने के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगाओ, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखो, तो हमें पता चलता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, डॉट। तो इस डॉट मैग्नेटिक फील्ड पे इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। और आप जानते हैं डॉट क्या होता है, बाहर की तरफ, ये देखिए ये रहा डॉट, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन पर से 90 डिग्री बनाने वाला, और बाहर की तरफ। तो एंगल कितना बन गया, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। तो फोर्स होगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। तो ये फोर्स की वैल्यू हो गई। अब फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड भी निकालनी पड़ेगी। तो एक इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय आर। चलिए अब इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वेलोसिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय आर। तो सारी वैल्यू दी गई है। I करंट कितनी दी गई है, 5 एम्पियर। R कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और वेलोसिटी कितनी दी गई है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो अब हम इस फोर्स को अगली स्लाइड में कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया होगा 90 डिग्री एंगल क्यों बना। तो F इक्वल टू ई वी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय आर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, वेलोसिटी लिखिए 10 टू द पावर 5, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू लिखिए 10 टू द पावर माइनस 7, 2 करंट लिखिए 5 एम्पियर, डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर।
ठीक है, अब सिचुएशन बनी 1.6 लिखो, इंटू 2 इंटू 5, नंबर को अलग कर लो ये, और 10 की पावर देखो -19 प्लस 5 -7, नीचे देखो आप, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -1। तो सबसे पहले 2 से 2 को कैंसिल करो, 1.6 इंटू 5 16 इंटू 5 80, तो ये आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8। अब 10 की पावर देखते हैं, -14 -21, और नीचे है 10 की पावर -1। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर -20 न्यूटन। तो ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आराम से इसको सॉल्व करिए, बहुत पेशेंटफुली आप इसको सॉल्व करिए और आ जाएगा आपका ये आंसर। तो आंसर है हमारा 8 इंटू 10 टू द पावर -20 न्यूटन, 8 इंटू 10 टू द पावर -20 न्यूटन। दिस आंसर इज द राइट आंसर। तो इलेक्ट्रॉन इस करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो ये करंट कैरिंग वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड किस पे लगाएगा? इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो ये कंसेप्ट है, तो हमेशा ध्यान रखिए इन सब चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है और इम्पोर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है, इसे नोट करिए। अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A, वायर की लेंथ कितनी है? 12A, एंड रेजिस्टेंस R इज वाउंड अप एज ए करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ, पहला एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, दूसरा अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। वायर की टोटल लेंथ कितनी है? 12 है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी साइड बना रहे हैं? साइड ए। तो सबसे पहले ट्रायंगल से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक वायर को हमने मोड़कर इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप दे दिया। एक वायर जिसकी लेंथ कितनी है? 12 है, उसको एक इक्विलेटर ट्रायंगल में मोड़ दिया। तो एक टर्न तो होगा नहीं, एक से ज्यादा टर्न होंगे। तो यही इस सवाल की खासियत है। तो हमें निकालना है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे, हाँ, इन द कैरिंग द शेप ऑफ। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा मिसिंग है, इसलिए इसको ठीक कर देते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इन ईच केस, इन ईच केस। तो क्वेश्चन ये है कि वायर की लेंथ है 12 है, उसका रेजिस्टेंस है R, उसको हमने शेप दिया पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का, दूसरे क्वेश्चन में शेप दिया एक स्क्वायर का। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? A, स्क्वायर की साइड कितनी है? A। तो दोनों केसेस में हमें सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर से शुरू करते हैं। कितनी? 12A। हमने उसका ट्रायंगल बनाया जिसकी साइड कितनी थी? A। तो एक टर्न हो गया। ये कितना टर्न हो गया? देखिए, एक। तो एक टर्न की लंबाई कितनी हो गई? एक टर्न की लंबाई में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टर्न की लंबाई कितनी हो गई, तो कितनी हो गई? 3A हो गई। दूसरे टर्न की लंबाई, अब दूसरा टर्न ले रहे हैं, दूसरे फेरा ले रहे हैं, टर्न की लंबाई कितनी होगी? 3A प्लस 3A, 6A। अब तीसरा टर्न ले रहे हैं, A, तो 3 टर्न की लंबाई कितनी होगी? 9A। भाई 9A ऐसे हो गई, 3A पहले की, 3A दूसरे की, 3A तीसरे की। अब एक और टर्न लेंगे क्योंकि टोटल लेंथ हमें कितनी यूज करनी है? 12A। A। तो इसमें कितने टर्न होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें कितने टर्न मिलेंगे, कितने फेरे मिलेंगे इसके, ये हमें देखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे 4। अब स्क्वायर का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं।
एक स्क्वायर बनाया हमने, तो एक स्क्वायर की टोटल लेंथ कितनी होगी, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a। एक फेरे की लंबाई कितनी होगी, 4a। दूसरे की लंबाई कितनी होगी, 4a। तीसरे की लंबाई कितनी होगी, 4a। तो इसके कितने टर्न दिए होंगे, 4a प्लस 4a, क्योंकि वायर की टोटल लेंथ कितनी है, 12 है। तो स्क्वायर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, स्क्वायर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, 3। तो ये तो पहली कंसेप्ट हो गई। क्योंकि वायर की टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है 12a। तो अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब हम इसको निकालते हैं। तो देखिए, देखो आराम से देखिएगा, ये हमने बना लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया और हमने मान लिया इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I। अब हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मान लीजिए सेंटर O है, तो सेंटर से तो कितनी मैग्नेटिक, हम इस वायर की AB की मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R, और ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 30 और 30 60। जब सेंटर से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो आधी लंबाई पर गिरेगा। अब फॉर्मूला यूज करना है। इसी तरह हम सेंटर से वायर के दूसरे सिरे को भी मिला देंगे, 30 90, और ये एंगल दोनों कितने मिल जाएंगे हमें, 60 60 के ये दोनों एंगल मिल जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट अप, और करंट आई है, अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब R कैसे निकालेंगे, ये a/2 है और ये कितना है, ये a/2 है। और अब आप देखिए, ये लेंथ हो गई आपकी कितनी, a/2, और ये हो गया R। तो R a/2 और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री होगा 1/√3, ये होगा 2r/a। तो 2r/a, क्योंकि एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने यूज किया, तो परपेंडिकुलर r है, बेस a/2 है, तो r अपॉन a/2, 2r/a, tan 30 की वैल्यू रख दी। तो a अपॉन 2√3, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सावधानी से आप इसको करें। r की वैल्यू हमने निकाल ली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर r था, बेस कितना था a/2, तो ये हो गया 2r/a, और tan 30 आपका होता है 1/√3। तो r की वैल्यू आपने अब निकाल ली, कितनी, r की वैल्यू आपने निकाल ली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, r की वैल्यू आपने निकाल ली a अपॉन 2√3 साइन 60 प्लस साइन 60। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, इसको ध्यान रखो। तो ये 2√3 ऊपर चला जाएगा, I अपॉन a, 2 साइन 60 साइन 60 साइन 60 जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3। तो एक साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई √3 इंटू √3, 3 इंटू 2 6I अपॉन a। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन में दिया गया था कि इसकी वायर की टोटल लेंथ कितनी है, 12 है। तो आपने ये जो फील्ड निकाली है, ये a लेंथ के लिए निकाली है। कितनी लेंथ के लिए निकाली है, a लेंथ के लिए। ये देखिए, ये a लेंथ हो गई, पर टोटल लेंथ कितनी है, 12a है। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6I अपॉन a। तो इसका आंसर आएगा b नेट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 72I अपॉन a, 72I अपॉन a, 72I अपॉन a।
अनडाउटेडली क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये हमने जो फील्ड निकाली थी, एक लेंथ ए की निकाली थी और टोटल लेंथ कितनी है 12 ए, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इन ईच केस। दूसरा पार्ट है स्क्वायर। तो अब स्क्वायर में भी हम यही ट्रीटमेंट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। एक फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की एक साइड के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। कहीं ना कहीं ये स्क्वायर का सेंटर होगा, मान लीजिए सेंटर कितना है ओ। अब उसके बाद सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे, ये हमने कर दिया। ये लेंथ कितनी है ए, और ये करंट कितनी फ्लो हो रही है आई। अब सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा। फिगर को देखिए तो क्लियरली समझ में आता है कि ये परपेंडिकुलर की, इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो होगी a/2। स्क्वायर होने के कारण ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये 90, तो ये कितना होगा 45 होगा। तो ये भी कितना होगा 45 होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो हम कैलकुलेट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आर यहाँ पर क्या है a/2 है, और एंगल कितना है 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री। तो ये रिवीजन का रिकैप है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होगी, तब आप उन्हें रिवाइज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन 45। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए साइन 45 1/√2। तो 2 अपॉन √2 हमेशा याद रखिए, 2 अपॉन √2 किसके बराबर होता है √2 के। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2√2 आई अपॉन ए। पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ए लेंथ के कारण है। ये मैग्नेटिक फील्ड किस लेंथ के कारण है, ए लेंथ के कारण है। और टोटल लेंथ वायर की कितनी है 12। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2√2 आई अपॉन ए। तो नेट फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 12 × 2 24 √2 आई अपॉन ए। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्वेश्चन कठिन है। देखिए, यहां इस रिकैप सीरीज में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज का यहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो क्वेश्चन है तो है, वो हमें करना ही पड़ेगा। भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम, अगर एक करंट कैरिंग वायर है आई और उससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। और इस वायर की लेंथ क्या है फाइनाइट है, साइन अगर नहीं मालूम है तो यह फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। और आर कैसे निकालेंगे तो वो भी बड़ा क्लियर बात है, वो मैं आपको करके बता देता हूं। तो वायर के एंड्स को आप पी से जोड़ दें, ये जो एंगल बनेगा ये बन गया θ1, ये बन गया θ2। तो इस फॉर्मूले पर बेस ये क्वेश्चन था, लेकिन वायर की टोटल लेंथ कितनी है 12A है। बहुत बढ़िया सवाल था। ऐसे सवालों की आप प्रैक्टिस करिए। दो कॉमन केसेस हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल और क्या होंगे स्क्वायर। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वायर की जो लेंथ है वो 12A है एंड रेजिस्टेंस कितना है R।
इज वाउंड अप एज ए करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ, पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, दूसरा स्क्वायर ऑफ साइड ए, देन मैग्नेटिक मोमेंट इन ईच केस विल बी। ये 4 आंसर दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात है कि 12A टोटल लेंथ है वायर की। तो इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए क्या करना है, टोटल लेंथ को इक्विलेटर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बनेगा तो उसकी साइड कितनी होगी, ए और ए, 3A से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स की बहुत जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट, अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। अब हमेशा आपको याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमेशा याद रखिए A इक्वल टू √3/4 A स्क्वायर, तो ये इसका एरिया होता है। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे हम। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 4, करंट हो गई I, और एरिया हो गया √3A²/4। तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा √3 और IA²। ये तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब 12A लेंथ के वायर को हमने एक स्क्वायर शेप दिया है, तो अब स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को निकालने के लिए टोटल लेंथ को 12A है, और जब हम एक स्क्वायर बनाते हैं तो उसकी एक साइड कितनी है, A। तो एक स्क्वायर बनाने में, एक फेरा देने में कितनी लेंथ खर्च होती है, 4A। तो 4A से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ टर्न स्क्वायर के केस में कितने आ जाएंगे, 3। ये तो पॉइंट नंबर। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको भी देखना पड़ेगा, A इक्वल टू A²। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट हम स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट हम स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, NIA। नंबर ऑफ टर्न्स 3 हो गए, करंट I होगी, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा, A²। तो ये देखिए, ये स्क्वायर का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 3IA², और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया √3IA²। तो फर्क है दोनों में, क्या है, काफी फर्क है। इसमें √3 आ रहा है, तो आप देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो देखिए, ट्रायंगल का होगा √3IA²। यस, तो फर्स्ट ऑप्शन इज दिस इज I, दिस इज I। इसको आई नहीं पढ़ें, दिस इज I। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और बिल्कुल आराम से हम इन्हें 1 मिनट में कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर आधारित ये क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बस एक बात याद रखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 A², और नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए टोटल लेंथ को पेरीमीटर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इसको नोट करें। Two circular coils 1 and 2 are made from the same wire, but the radius of first coil is twice that of second coil. तो पहली कॉइल की जो रेडियस है दूसरी कॉइल की रेडियस का डबल है। What is the ratio of potential difference applied across them so that the magnetic field at their center is same? तो मान लेते हैं कि पहली कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही है, मानना तो पड़ेगा I1, और इसकी रेडियस R1 है, और दूसरी कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2, और उसकी रेडियस कितनी है, R2।
अब हमें कहा गया कि दोनों के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो हम लिख सकते हैं B1 इक्वल टू B2, फॉर्मूला यूज करिए म्यू नॉट अपॉन 2 I1 अपॉन R1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I2 अपॉन R2। तो ये तो कैंसिल हो गया, पर हमें दिया हुआ है कि R1 किसके बराबर है, 2R2 के बराबर है, तो यहाँ पर हमने R1 की जगह लिख दिया 2R2। तो अब देखिए R2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिला I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 2। करंट का रेशियो कितना मिल गया, 2। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल के बारे में बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो पहली कॉइल पर क्या है, V1 है, और पहली कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1, और पहली कॉइल का रेजिस्टेंस हमने मान लिया R। अब मान लो कि दूसरी कॉइल पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2, और दूसरी कॉइल का रेजिस्टेंस भी R। तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों का रेजिस्टेंस हमने क्यों सेम लिया, तो ये वर्ड है यहाँ पर, दे आर मेड फ्रॉम द सेम वायर, क्योंकि वायर सेम है इसलिए रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालने के लिए हम V1 अपॉन V2 डिवाइड कर देंगे, I1 R अपॉन I2 R, R कट जाएगा, तो V1 अपॉन V2 का रेशियो जो होगा वो रेशियो ऑफ करंट के बराबर होगा, पर हम निकाल चुके हैं कि करंट का रेशियो कितना है, 2:1, तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो भी क्या होगा, 2:1 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा, तीसरा, क्योंकि चौथा आंसर क्या है, सही है। मेड फ्रॉम द सेम वायर मतलब रेजिस्टेंस इज सेम। तो ये बहुत छोटी सी बात है, हमें याद रखनी चाहिए। 1 मिनट में हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो ये सवाल हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आप इसको नोट करें। An electron moves in a circular orbit with a uniform speed v. It produces a magnetic field B at the center of the circle. The radius of circle is proportional to. तो कंसेप्ट यह है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो वो सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो हमेशा याद रखिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखिए, ये आपका सर्कुलर पाथ आ गया, और इस पे कोई भी चार्ज अगर इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मान लीजिए कितना मूव कर रहा है, Q चार्ज है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लीजिए V, और सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, R। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल at the center of path is given by mu naught upon 4 pi q v by r square। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको b mu naught upon 4 pi e v upon r square। तो अब आर स्क्वायर को हम यहाँ राइट में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ई वी अपॉन बी। तो आर स्क्वायर हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल किसके है, वी बाय बी के। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी बाय बी। और यहाँ से हम कह सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ v बाय बी। तो r किसके प्रोपोर्शनल होगा, रूट ऑफ v बाय b के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका, इसको तीसरा आंसर कर लीजिए। द थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। सिंपल सवाल था, पर इसमें जो कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज, मूविंग चार्ज एट द सेंटर, ये हमें हमेशा
ये पॉइंट हमेशा हमें याद रखना चाहिए, इस पर इस साल सवाल आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करिए। A uniform electric field and uniform magnetic field are acting along the same direction in a certain region. If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of field, then the electron. तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस सेम डायरेक्शन में लग रही है और एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है। तो पहला सवाल, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगी? क्योंकि आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है Fm इक्वल टू QVB साइन थीटा। थीटा एंगल होता है वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि यहाँ देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। तो 0 डिग्री के एंगल के बनने के कारण इस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कंसेप्ट, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट क्या यूज करनी है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगी। तो रूल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रूल ये है, उस कंसेप्ट को समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स लगाती है अपनी खुद की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी अपनी डायरेक्शन के अपोजिट। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे होगी। तो इस फोर्स के कारण, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और अल्टीमेटली वो रुक जाएगा। तो अब आंसर्स पे हम जाते हैं। विल टर्न टुवर्ड्स राइट, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। स्पीड विल डिक्रीज, यस, स्पीड विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के अपोजिट लग रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, और ये फोर्स इलेक्ट्रॉन की मोशन में एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर देगा, जिसके कारण उसकी स्पीड v क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब ये रहा आपका अगला सवाल, इसको नोट कर लें। The magnetic force acting on a charged particle of mass 2 microcoulomb in a magnetic field of 2 Tesla acting in y direction when the particle velocity is 2I plus 3j into 10 to the power 6 meter per second is। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालना है और तो सबसे पहले देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2 और वो लग रही है y डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 2j कैप। अब फोर्स हम निकालेंगे, QVB फोर्स का फॉर्मूला होगा QV क्रॉस B क्रॉस, ठीक है। अब चार्ज की वैल्यू कितनी है, -2 माइक्रोकूलम, इसलिए -2 लिख दिया।
वेलोसिटी का वेक्टर देखेंगे 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j इंटू 10 टू द पावर 6 क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2j, तो देखिए 2 इंटू -2 हो जाएगा -4, 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या? अब बचेगा 2i प्लस 3j क्रॉस j। इसको सॉल्व करते हैं, -4 i क्रॉस j, 2 i क्रॉस j, फिर 3 j क्रॉस j। i क्रॉस j की वैल्यू होगी, i क्रॉस j की वैल्यू होगी k। तो फोर्स की वेक्टर आ जाएगी -8k। तो -8k क्या बतलाता है? -8k क्या बतलाता है? पहली चीज, फोर्स की वैल्यू 8 है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 8 इंटू -k कैप। अब इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 8 है और फोर्स की डायरेक्शन है नेगेटिव जेड एक्सिस। फोर्स की डायरेक्शन है नेगेटिव जेड एक्सिस। तो ये फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देख लीजिए आप, ये अच्छा सवाल था। और बिल्कुल बढ़िया सवाल है, तो इसको स्टार रेटिंग तो देना बनता है। 1 मिनट में भी सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन प्रैक्टिस चाहिए एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। अब पढ़ते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू ईस्ट में जा रहा है, एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वर्टिकली अपवर्ड है। दिस पार्टिकल विल, पहला आंसर, मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ डिक्रीज स्पीड, मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। चौथा आंसर, मूव इन सर्कुलर पाथ विद एन इंक्रीज स्पीड। तो सबसे पहले हम ये ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और वो ईस्ट में जा रहा है। ये चार्ज पार्टिकल बना लिया हमने, इसकी वेलोसिटी v है और ये पॉजिटिव है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहा गया है वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड जब हम कागज पर लिखते हैं, जब मान लीजिए जैसे हम कागज पे लिख रहे हैं, ये हमारा मेरा प्लेन जो हथेली है, आप इसको कागज मान लीजिए, तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या होता है? डॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए, अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होगा प्लस जेड, प्लस जेड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन। और वेलोसिटी की डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, कंपेयर करने पर, क्योंकि ईस्ट को एक्स डायरेक्शन माना जाता है। देखिए कंफ्यूज मत होइए, ये जेड है, दिख रहा है आपको जेड एक्सिस, वर्टिकली अपवर्ड, और जो पीछे की तरफ होगा वो माइनस जेड होगा। तो जेड और एक्स में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। जेड और एक्स में, ये देखिए मेरे स्पेन को आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है और एक्स में इलेक्ट्रॉन चार्ज की वेलोसिटी है, तो एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन velocity and magnetic field, velocity and magnetic field
मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो चार्ज पार्टिकल, हम कह सकते हैं सो चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल will move in a सर्कुलर पाथ। तो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। और हम जानते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी से कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, और जब वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी, याद रखिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, कंफ्यूजन मत करिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बड़े अच्छे होते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो वर्टिकली अपवर्ड को ऐसे नॉर्थ मत बोलिएगा, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ये बाहर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब बाहर की तरफ, और वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, वर्टिकली अपवर्ड को कई बार क्या बोल देते हैं, अप, और वर्टिकली डाउनवर्ड को क्या बोल देते हैं, सिर्फ डाउन बोल देते हैं। तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब आप समझते हैं ना, डॉट। वर्टिकली इनवर्ड का मतलब क्या होगा, क्रॉस। तो क्लियर होनी चाहिए कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे बहुत पसंद भी है। अब देखिए हम इसे कैसे करते हैं, इसको नोट करिए। Two identical long conducting wires AOB and COD are placed at right angle to each other. तो वायर्स में एंगल में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, with one above other such that O is their common point for the two. Two wires carry current I1 and I2. Most important question. तो दोनों में करंट फ्लो हो रही है I1 और I2 respectively. Point P is lying at a distance D from O along a perpendicular to the plane containing the wires. The magnetic field at point P will be. तो देखिए सबसे पहले फिगर बना के इसको समझते हैं कि कैसे इसको करा जाएगा। एक वायर तो ये हो गया आपका, हम दूसरा वायर बना लेते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। तो अब इस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1। इस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2। AOB हो गया, और ये सिचुएशन बन गई COD। तो इन वायर से D डिस्टेंस पर, इन वायर से D डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अब D कहाँ होगा, यहां मत लिखिए, D होगा ऐसे, ये देखिए ये पेन दिख रहा है आपको, और मान लीजिए पेन की लेंथ कितनी है, D है, यहां पर होगा पॉइंट। इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, 3D का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहां पर पॉइंट होगा। अब देखिए ये D डिस्टेंस हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका। अब इस पॉइंट पर दोनों वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखिए पहले हम I2 की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, राइट हैंड पाम रूल आप भी लगा सकते हैं। तो I2 की जो फील्ड होगी वो नीचे की तरफ होगी। फिर से मैं बता रहा हूं, अब I1 की फील्ड क्या होगी, यहां I1 की फील्ड, तो I1 की फील्ड अगर हम देखेंगे तो वो इस तरफ होगी, देखिए आप। तो कंसेप्ट ये है कि B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन D डिस्टेंस है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये फील्ड क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, और
I1 की फील्ड क्या होगी, I1 की फील्ड क्या होगी, इस तरफ होगी। तो पहले I1 और I2 की फील्ड तो लिख लेते हैं, μ0/4π 2I1/d। तो हमेशा याद रखिए B1 और B2 पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। I2 की फील्ड क्या होगी, नीचे होगी, I2 की फील्ड नीचे होगी, और I1 की फील्ड क्या होगी, इस तरफ होगी। तो नीचे और इस तरफ में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो नेट फील्ड यहाँ पर होगी √B1² प्लस B2²। यहां मत बना लीजिएगा डिस्टेंस, ये पॉइंट ऐसे है, यहां पर बनेगा। अगर आपको राइट हैंड पाम रूल निकालना आता है तभी आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं। अब फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी नेट हो गया μ0/4π 2I1/d होल स्क्वायर प्लस, और इसका भी स्क्वायर होगा, ये पूरे का स्क्वायर होगा, इसी तरह μ0/4π 2I2/d इस पूरे का भी स्क्वायर होगा। अब कॉमन निकालते हैं अंदर से, μ0/4π होल स्क्वायर और नीचे से d², तो अंदर बचेगा 4I1² प्लस 4I2², क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा। अभी बाहर चला गया, μ0/4π 1/d, अंदर से 4 भी कॉमन ले लेंगे तो 4 का रूट कितना आएगा, 2। तो हमारा फॉर्मूला ये आएगा √I1² प्लस I2², √I1² प्लस I2²। तो देखते हैं किस आंसर में ये है। ये देखिए, ये आंसर है, दिस इज योर राइट आंसर। और इसमें 2πd है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये 2 से 4 को काट दिया तो ये 2 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, चौथा है। तो हमेशा याद रखिए जब हम बात करते हैं एक वायर, तो इस पॉइंट पर ये डी डिस्टेंस हो गया, यहां पर हमें क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है करंट्स की, जो मैंने आपको बताया था, I1 एंड I2। इस पॉइंट पर आपको निकालनी है। इसकी फील्ड क्या होगी, B1 की इस तरफ होगी, और B2 की फील्ड क्या होगी, अंगूठे और करंट के डायरेक्शन में रखो, नीचे की तरफ होगी। तो बहुत बढ़िया सवाल। तो उम्मीद है कि लेक्चर 4 में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट मूविंग चार्जेस में जो हमने क्वेश्चन का सिलेक्शन किया था वो बहुत सोच समझ कर किया था। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी थे, कुछ आपको कठिन भी लगे हो सकते हैं, पर आपको अगर एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है अच्छे से तो आपको इन सब क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, इससे या तो एक क्वेश्चन आ सकता है या 2 आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। तो इस तरह से अगर जब हम नीट की तैयारी करते हैं तो हर एक क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्शन। और मैंने ये देखा है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना नहीं आता, राइट हैंड पाम रूल लगाना नहीं आता, उसमें गलतियां होती हैं। तो ये आपको इन दोनों रूल्स पर, 3 रूल है, एक तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, और एक राइट हैंड पाम रूल है। इसकी कंसेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि डाउन का मतलब क्या होता है। डाउन का मतलब होता है नॉर्मल टू द, आप जिस कॉपी पे लिख रहे हैं उस पर 90 डिग्री पर अंदर की तरफ। अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब क्या होता है कि जिस कॉपी पर आप लिख रहे हैं उससे 90 डिग्री पर वर्टिकली अपवर्ड। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि ये वर्टिकली अपवर्ड ले लेते हैं, ये ऐसा नहीं है। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ, तो ये हो गया प्लस जेड एक्सिस। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब होता है अंदर की तरफ, ये हो गया नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। तो ये हमने मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के 4 लेक्चर्स में इस कोर्स को, रिकैप सीरीज के कोर्स को कंप्लीट किया है।
अब हमारी आपसे जो मुलाकात होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की रीकैप सीरीज के लेक्चर्स में होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वेटेज क्योंकि अच्छा है, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं, तो वहाँ मैंने कोशिश करी है कि 5 लेक्चर कम से कम होने चाहिए। 5 लेक्चर में कम से कम हम बहुत महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का लगभग सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में। बाय बाय।